नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाख टके की बात और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने लोकसभा सदस्यों को व्हिप जारी कर कहा है वे 9 से 11 मार्च तक सदन में उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने की मांग वाले नोटिस पर अगले सप्ताह विचार किए जाने की संभावना है। कांग्रेस और बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी करते हुए पहले 3 दिनों तक लोकसभा में उपस्थित रहना अनिवार्य किया है। यदि सदन के जरिए साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। बजट सेशन का दूसरा फेज 9 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो सकती है। लोकसभा स्पीकर के इन तरीकों से हटाए जा सकते हैं। यदि वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहते तो उनका पद खुद ब खुद खाली हो जाता है। वे किसी भी समय त्याग पत्र दे सकते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित रूप से। वे लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से पद से हटाए जा सकते हैं। लोकसभा के कुल सदस्यों में से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। नोटिस लिखित होना चाहिए। नोटिस पर कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। यानी कोई भी सांसद अचानक खड़े होकर स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव नहीं ला सकता। नोटिस मिलने के बाद में स्पीकर खुद उस कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करता। उस दिन सदन की कार्यवाही डिप्टी स्पीकर या फिर किसी वरिष्ठ सदस्य के जरिए चलाई जाती है। हटाने के लिए साधारण बहुमत ही काफी है। जितने सांसद तब लोकसभा में उपस्थित हो और मतदान कर रहे हो, उनमें से 50% से ज्यादा यानी कि एक सांसद का समर्थन होना चाहिए। इसके लिए विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत की भी जरूरत नहीं है। अगर प्रस्ताव पास हो जाए तो स्पीकर तुरंत पद से हटाया जाता है। वे सांसद बना रहता है लेकिन स्पीकर नहीं। फिर से नया स्पीकर चुना जाता है। अब तक स्वतंत्र भारत में लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव कभी पास नहीं हुआ। नोटिस तो दी गई, बहस भी हुई, लेकिन वोटिंग तक मामला नहीं पहुंचा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति के दोनों सदनों को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ था, जिसमें 65 दिनों में 30 बैठकें होंगी और 2 अप्रैल को खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। यूपी में कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एक अहम पहल की गई है। सीएम योगी की मौजूदगी में यूपी पुलिस को 50 क्विक रिस्पांस टीम QRT बाइक सौंपी गई है। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस अब फौरन एक्शन लेती है, तुरंत कार्रवाई ट्रस्ट में बदलती है, लेकिन पुलिस वालों को 2017 से पहले ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती थी। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। लखनऊ में 50 क्विक रिस्पांस टीम बाइक पुलिस को सौंपी गई। इन वाहनों को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बीमारू राज्य से यूपी आगे निकल चुका है। विकास की पहली शर्त सुरक्षा है, जो यूपी पुलिस ने कर दिखाया है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं और मेरा मानना भी है, विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। जब व्यक्ति सुरक्षित न हो, उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी, परिवार कैसे सुरक्षित होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने वह करके दिखाया है कि नहीं, ये संभव है। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस अब फौरन एक्शन लेती है, तुरंत कार्रवाई ट्रस्ट में बदलती है, लेकिन पुलिस वालों को 2017 से पहले ऐसी सुविधाएं नहीं मिली थी। पहले पुलिस थी ही नहीं। परिणाम क्या थे? मनोबल टूटा हुआ था। परिणाम क्या देते? सुविधाओं का अभाव था। परिणाम क्या देते?
वो मनुष्य है, मशीन नहीं है कि लगातार 48 घंटे तक काम लें। लेकिन उस सब के बावजूद ये चीजें आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस की डिमांड, पीएससी की डिमांड, QRT बाइक खास तौर पर उन इलाकों के लिए उपयोगी मानी जाती है जहां पर भीड़भाड़ या फिर सकरी गलियों के कारण बड़ी गलियों की आवाजाही मुश्किल होती है। इन बाइक की मदद से पुलिस टीम किसी भी घटना स्थल पर पहुंच सकती है और जल्दी पहुंचती है। इन वाहनों से क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बनाए रखने और इमरजेंसी एक्शन में पुलिस को मदद मिलेगी। 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी और आरएसएस सब मिशन मोड में लगे हुए हैं। लगातार अलग अलग जिलों में बैठकें की जा रही हैं और इसी कड़ी में आज कानपुर में बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक हुई। बीजेपी और आरएसएस की बैठक में सीएम योगी की अगुवाई में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बीजेपी के कई बड़े नेता और आरएसएस के पदाधिकारी शामिल हुए। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आरएसएस की ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। कानपुर में बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ। सीएम योगी बैठक में शामिल हुए। बीजेपी के कई बड़े नेता और आरएसएस के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने जहां एक और संगठनात्मक बैठक की, तो वहीं आरएसएस के साथ बैठक 29 लोग टोटल इस बैठक में मौजूद रहे। 29 लोगों में जहां 22 संगठन के थे तो 7 भाजपा के थे। उसमें कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के थे। 2.5 घंटे चली मैराथन की अगर बात की जाए तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और तमाम लोग यहाँ मौजूद रहे। सीएम योगी कानपुर में करीब 2 घंटे तक बैठक में मौजूद रहे। संगठन के साथ में इस अहम बैठक में संघ के पदाधिकारी, कानपुर बुंदेलखंड इलाके के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर गहन चिंतन हुआ। साथ ही जमीनी स्तर पर और क्या बदलाव होने चाहिए, इसे लेकर भी चर्चा की गई। यहाँ दिशा निर्देश दिए गए कि जहाँ एक रहोगे तो संगठन और मजबूत होगा और ऐसे में ये बैठक यहाँ से समाप्त हुई और संगठन के लोग कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का एक टिप्स लेके भी यहाँ से गए हैं। अब जब यहाँ पूर्णतः ये समापन होगा तब जाके पता चलेगा कि टिप्स क्या थे और प्लान एक्शन क्या था। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। विपक्ष के पीडीए की काट के लिए बीजेपी आगामी विधानसभा चुनावों के चुनावी समर में उतरने के लिए मजबूत और सशक्त संगठन की टीम तैयार कर रही है। इसमें दलित, पिछड़ों और साथ ही महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, जिला मंत्री समेत सभी संगठनात्मक जिलों में 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए योगी सरकार ने विपक्ष के पीडीए की काट के लिए नई रणनीति तैयार की है। विधानसभा चुनाव के चुनावी समर में उतरने के लिए बीजेपी मजबूत और सशक्त संगठन की टीम तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कई क्षेत्रीय अध्यक्षों को नई जिम्मेदारी देगी और उनको अपने पदों से हटाएगी। नए प्रदेश महामंत्री, नए प्रदेश उपाध्यक्ष समेत तमाम पदों पर नए पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी की रणनीति है कि विपक्ष के पीडीए की काट को लेकर बीजेपी जो टीम तैयार कर रही है उसमें जाति समीकरण बेहतर तरीके से रहें। बीजेपी संगठन में जो बदलाव हो रहा है इसमें दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। एक जिले में 90 सदस्य कार्यकारिणी बनाई जाएगी, जिनमें 30 महिलाएं, 6 अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं यानी कि 36 महिलाएं जिला कमेटी में होंगी, जिनकी उम्र 30 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। एससी, ओबीसी 45 सदस्य होंगे, बाकी सामान्य और अल्पसंख्यक वर्ग से होंगे। पीडीए एक सिगुफा था 2024 में, जिसमें से पी और डी डिलीट हो चुका है, पिछड़ा दलित डिलीट हो चुका है। केवल अपराधी किस्म के कुछ अल्पसंख्यक बचे हैं और उन्हीं के तुष्टीकरण में समाजवादी पार्टी लगी है। लेकिन अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता उनकी साइकिल को पंचर करके वापस सैफई भेजने का काम 2027 में करेगी। जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, जिला मंत्री समेत सभी संगठनात्मक जिलों में
10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। प्रदेश में बीजेपी का संगठन 1,918 मंडलों, 98 संगठनात्मक जिलों और 6 क्षेत्रों में बटा है। अब तक 94 जिलाध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है, जबकि कुछ जिलों में अभी नाम तय होना बाकी है। मिशन 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन में ये बड़ा बदलाव करने जा रहा है। यूपी बीजेपी और संगठन में जल्द बड़ा फेरबदल होने वाला है। जिलों में संगठन पुनर्गठन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। ओबीसी, दलित समेत तमाम जो तबका है उसकी पर्याप्त भागीदारी हो, इसकी भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। डीजीसीए ने इस एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस जारी कर दिया है, जिसके बाद अब यहां से कभी भी फ्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। इस लाइसेंस के मिलने के बाद में अब एयरपोर्ट परियोजना के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। एरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद में अब एयरपोर्ट के संचालन की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है और जल्द ही यहां से विमान सेवाएं शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया था, उड़ान शुरू होने की तैयारियों की समीक्षा की थी। एरोड्रम लाइसेंस को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लंबे समय से इस परियोजना पर काम चल रहा है और लाइसेंस का इंतजार किया जा रहा था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। एयरपोर्ट से आप जल्द ही उड़ान भर सकेंगे। दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पहले जहां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी अप्रूवल मिला, वहीं अब एरोड्रम लाइसेंस भी मिल गया है। कार्गो सेवाएं भी पहले ही दिन से रन करने का प्लान है। इसके बाद इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होंगी। इसके लिए तमाम एयरलाइंस के साथ करार हो चुका है। ऐसा होने पर दिल्ली एनसीआर के लिए ये बड़ी सौगात होने वाली है। जर्नलिस्ट अनिल के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 नोएडा। बहराइच और लखीमपुर खीरी में पेट्रोलियम उत्पादों और साथ ही एलपीजी की कमी की अफवाह के चलते लोगों में दहशत फैल गई है, जिसके बाद में पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों की लंबी कतारें देखी गई। हालांकि प्रशासन ने यह साफ किया कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल ईरान युद्ध के बीच कई जगहों पर डीजल पेट्रोल की कमी की अफवाह फैलाई जा रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में अफवाहों के कारण कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। डीजल पेट्रोल की कमी की अफवाह का असर बहराइच में भी देखने को मिला। अफवाह फैलने पर पेट्रोल टंकी पर तेल भराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। ड्रम, गैलन और गाड़ियां लेकर लोग पेट्रोल भराने के लिए लंबी कतार में खड़े नजर आए। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का इतना भंडार है जो कुल मिलाकर 50 दिनों तक चल सकता है, यानी 25 दिनों के लिए कच्चा तेल और 25 दिनों के लिए पेट्रोलियम उत्पाद। साथ ही मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के मद्देनजर अधिकारी कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी के आयात के लिए वैकल्पिक देशों की तलाश कर रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों को आश्वासन दिया कि भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित और अच्छी तरह से निगरानी में है। फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में ईरान इजराइल युद्ध की स्थिति कैसी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा की टिकट कटाने के बाद अब सवाल यही है कि बिहार में अब नई सरकार कब बनेगी, बिहार का अगला सीएम कौन होगा, सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा,
अब यही सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। बिहार में हर जगह पर इसी बात की चर्चा हो रही है और इसी बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने का रास्ता साफ हो गया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। और इस तस्वीर के साथ ही ये साफ हो गया कि बिहार की राजनीति नए युग में प्रवेश करने जा रही है। पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद बिहार में नई सरकार बनेगी। हम लोग के नेता है, सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, वही ये फैसला लेंगे। क्या उनका निर्देश है, क्या उनका आदेश है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनके आदेश का ही पालन कर रहे हैं। सरकार भले ही कुछ दिनों के बाद बने, लेकिन सरकार के फॉर्मूले पर चर्चा अभी से तेज हो चुकी है। नई सरकार कैसी होगी, कौन होगा सरकार का मुखिया, किस पार्टी को मिलेगा कितना मंत्री पद, यानी बिना नीतीश नई सरकार का क्या नया फॉर्मूला होगा, तो वो भी जानिए। सूत्रों की माने और नई सरकार का फॉर्मूला भी तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में बीजेपी से मुख्यमंत्री पद के साथ ही 15 मंत्री होंगे, जबकि जेडीयू से डिप्टी सीएम का पद निशांत कुमार को मिल सकता है। इसके साथ ही जेडीयू से भी नई सरकार में 15 मंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल में बाकी सहयोगी दलों की भागीदारी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है, यानी चिराग की पार्टी से 2 मंत्री, मांझी और कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बनेंगे। फिलहाल बिहार में 27 मंत्री हैं। जेडीयू के पास मुख्यमंत्री का पद है तो बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम हैं। नई सरकार में फॉर्मूला भी नया होगा और चेहरा भी। हालांकि अभी तक आधिकारिक फॉर्मूला सामने नहीं आया है। वैसे तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने अलग अलग सीएम हाउस जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी पुलिस का होली पर अलग ही अंदाज सामने आया। एसएसपी और एसपी साहब ने होली पर धमाल मचा दिया। होली के अगले दिन पुलिस वालों की होली होती है। इस मौके पर फिल्मी गानों पर पुलिस के लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। आप भी देखिए। डांस वाला एनकाउंटर, एसपी साहब का भोजपुरिया अंदाज, आईपीएस ने उड़ा दिया गर्दा। होली का रंग, खाकी का जश्न। अगर आपका दिल भी एसपी साहब के स्टाइल पर, उनके डांस पर ना आ जाए तो कहिएगा। गुलाबी रंग से सराबोर घुंघराले बाल में डांस का ये कमाल देखिए। बदमाशों जिन्हें देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी, आज वो बरेली के आईपीएस अनुराग आर्य का डांस देखकर कहेंगे, साहब का ये अंदाज तो देखा ही नहीं। एएसपी अनुराग आर्य का डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने डीआईजी अजय साहनी के लिए क्या खूब लगती हो गाना गाकर होली का एंजॉय किया, तो वहीं डीआईजी अजय साहनी और डीएम अविनाश सिंह ने बाहर निकलकर जुम्मे का वादा डायलॉग बोलकर डांस करते हुए होली खेली। और उसके बाद एसएसपी का ये डांस वाला अंदाज सिर्फ बरेली ही नहीं, जरा संभल भी आई है, मगर संभल कर, क्योंकि एसपी साहब का डांस देखकर आप भी गश खाकर गिर ना जाए। कहीं ऐसा ना एसपी के बिश्नोई का ये भोजपुरिया डांस स्टाइल दिलों पर छुरियां चला दे। सिर पर हिट, कीचड़ में सराबोर। जब एसपी के बिश्नोई ने मैदान संभाला तो पूरा स्टाफ एक तरफ और एसपी साहब का डांस एक तरफ। संभल में सुनील कुमार और बरेली में रामविलास सक्सेना की रिपोर्ट, न्यूज 18। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है और इस साल का टॉपर भले ही उत्तर प्रदेश से ना रहा हो, यूपी के कई जिलों से ऐसे बच्चों के नाम आए जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई। शामली के रहने वाली आस्था जैन ने जहां 9वीं रैंक हासिल की है, वहीं अमरोहा की रहने वाली सुरभि यादव ने 14वीं रैंक हासिल की है। गोंडा जिले के रहने वाले कार्तिकेय सिंह ने ऑल इंडिया 269वीं रैंक हासिल की। अम्बेडकर नगर में एक चौकीदार का बेटा
IAS बन गया और बाराबंकी के अभिजीत नंदन ने 294वीं रैंक हासिल की है। तो यूपीएससी का रिजल्ट आज आ गया है और टॉप 10 में कई सारे उत्तर प्रदेश के बच्चे रहे। इसके अलावा उत्तराखंड के भी कई सारे स्टूडेंट्स ने अपना नाम रोशन किया है और यूपीएससी क्लियर किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उन बच्चों की तस्वीरें हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से पढ़ाई की और उसके बाद में यूपीएससी क्लियर किया।